क्या एलियंस हम इंसानों पर नजर रखे हुए? क्या वो हम इंसानों की आधुनिकता की तरफ बढ़ते एक एक कदम को देख पा रहे हैं? क्या जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही हायर इंटेलिजेंस एलियन बीइंग्स हैं जो हमारी हर एक चाल को देख तो पा रहे हैं, मगर वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरैक्शन या वास्ता नहीं रखना चाहते हैं? ऐसे ही दावे हैं कुछ साइंटिस्ट के द जू हाइपोथेसिस के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं वीडियोस के। अब फ्रेंड्स, ये ना कुछ बहुत ही बड़े दावे हैं। आखिर किन सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट ऐसे क्लेम कर रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग महलों के लोग इन गुप्त डिसअपीयरेंसेस को लेकर काफी परेशान हो रहे थे और पुलिस को रिपोर्ट करने लगे। और बाय द वे, ये एक सच्ची घटना है, तो आगे तक सुनना। अब उसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओस जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने के भी क्लेम्स रिपोर्ट करने लगे। यही लोग फिर न्यूज मीडिया में आकर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को पब्लिकली शेयर करने लगे कि उन्होंने क्या देखा और कैसे उन्होंने जो देखा उस चीज ने उन्हें घबराहट सी महसूस कराई। इससे लोगों ने इन दोनों भी घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर लिया और कहानियां ऐसे बनने लग गईं कि हो ना हो, जरूर एलियंस ही इन्हीं डस्टबिन्स को गायब कर रहे हैं। ये नैरेटिव इतना पॉपुलर हो गया था कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन में इसी को लेकर एक फेमस ड्राइंग भी पब्लिश हुई, जिसमें एलियंस रात के अंधेरे में पृथ्वी से डस्टबिन्स उठाकर भाग रहे हैं। अब उसी समय अमेरिका के लॉस आलमोस में उस दौर के कुछ जीनियस साइंटिस्ट ही साथ में बैठकर लंच कर रहे थे और आज यूजुअल ब्रह्मांड भर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। और तभी उनमें से एक जौहरी की नजर इसी हीरे जैसी ड्राइंग पर पड़ी, जिसने एकदम से उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने के लिए आने वाले कई दशकों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट अपनी नींदें गंवाएंगे। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। और उन्हें उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और यहां पर अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली और इवन कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे जीवित और इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में भरी पड़ी होनी चाहिए। एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इसी पर फर्मी ने अपना सबसे आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा कि तो फिर कहां है ये सभी एलियंस? हमें कोई दिखता क्यों नहीं है भाई? और ये एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लाइफ को स्पेशल समझते हैं, हम खुद को स्पेशल समझते हैं, बट जिन अंशों यानी कि एलिमेंट से हम बने हुए हैं, वही एलिमेंट से यूनिवर्स में स्पेशल या रेयर भी है क्या? I mean, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम डीएनए की बात करते हैं, जिसे हम एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल समझते हैं जो अपने जैसे कॉपीज बना सकता है, जिससे जिंदगी का सिलसिला पृथ्वी पर चलते रहता है। और डीएनए बना ही है इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अब ये 5 स्पेशल एलिमेंट्स कितने रेयर हैं, जरा इसे स्टेबल से समझते हैं। यह है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद टॉप 5 एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। और यह है वो 5 एलिमेंट्स जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और यह है वो एलिमेंट्स जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। लिटरली आप देख सकते हो, हमारे वो अंश जिन्होंने हमें बनाया है, टर्न्स आउट वो तो ब्रह्मांड भर में सबसे कॉमनली और सबसे भारी मात्रा में अवेलेबल है। इवन हमारी पृथ्वी भी कोई स्पेशल नहीं है। इसमें भी वही कॉमन एलिमेंट्स लगभग उसी मात्रा में अवेलेबल है जो यूनिवर्स में हर जगह पर ऑन एन एवरेज मौजूद हैं। अब यस, आई नो,
मे बी आप कहोगे, पृथ्वी तो सूरज से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिसे गोल्डन लॉक जोन कहते हैं, जो लाइफ के जन्म के लिए आवश्यक है। क्या यह स्पेशल नहीं है? सो वेल, इसमें क्या स्पेशल है? नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे मिशन से आज हमें यह पता चलता है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक स्टार ऐसा है जिसका एक प्लैनेट हमारे पृथ्वी की ही तरह एकदम गोल्डन लॉक जोन में है, यानी कि वहां पर लाइफ एज वी नो इट के पलने के चांसेस हैं। अब जरा इस चीज को कंसिडर करना, दिमाग घुमा देगा ये आपका। हमारा ब्रह्मांड एटलीस्ट 13.8 बिलियन साल पुराना है। सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 40 बिलियन यानी कि 400 करोड़ सितारे हैं, और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारे मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज हैं। यानी कि अगर बेसिक मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन आ जाता है 86 ट्रिलियन, यानी कि ये नंबर 8 के आगे 22 जीरोस। अब इसमें टाइम डायमेंशन को भी ऐड करते हैं, जो है 13.8 बिलियन ईयर्स, जितने समय से ब्रह्मांड यहां पर मौजूद है। सो अब मेरा सिंपल सा सवाल आपसे यह है कि इतने सारे सितारों में, इतने लंबे अरसे से, और वो भी एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां पर हम जैसे लाइफ के रॉ मटेरियल्स एकदम कॉमन हैं, क्या हम ही इतने स्पेशल हैं कि हम इकलौते इंटेलिजेंट जीव होंगे? अब इस पर भी गौर करना ये भी आपका दिमाग घुमा देने वाला है। हमारी पृथ्वी ये बस सिर्फ 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है। पृथ्वी पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लिविंग सेल बना था 3.7 बिलियन साल पहले, जिस प्रक्रिया को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। 390 मिलियन सालों पहले ही पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा। डायनासोर्स, जो हमें बहुत ही प्राचीन जीव लगते हैं, बट वो तो सिर्फ कुछ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं, और 65 मिलियन सालों पहले तो वो विलुप्त भी हो गए। और हम इंसान तो बस सिर्फ 3 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी पर जन्मे। कुछ 10-12 हजार सालों पहले तो हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया। 200 सालों पहले ही हमने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया, और आज हम जुपिटर के चांद यूरोपा में रोबोट्स भेज रहे हैं, जो उसकी 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत को चीरते हुए उसके गहरे समुद्र में एलियन लाइफ की खोज करेगा। ये पूरा मिशन, जो अभी जस्ट 8 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, बाय द वे उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना भी रखा है, जिसे आप बाद में आराम से देख सकते हो। इट इज मार्वलस। पॉइंट यहां पर यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ की इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियल ही होता है, कंपाउंड होते चला जाता है। पिछले 100 सालों में हमने वो एडवांसमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में अब हमने वो एडवांसमेंट कर लिया है जो पिछले 5000 सालों में नहीं हो पाया। और हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर बस सिर्फ 3.7 बिलियन साल ही हुए, क्योंकि पृथ्वी खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मगर ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन साल पुराना है ना। हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर बस सिर्फ 3.7 बिलियन साल ही हुए, क्योंकि पृथ्वी खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी, मगर ब्रह्मांड तो 13.7 बिलियन साल पुराना है ना। अब मान लो, जहां पर हर 5 में से एक प्लैनेट गोल्डी लॉक जोन में है, लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपर कॉमन है, और अरबों खरबों प्लैनेट्स और स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर किसी पृथ्वी जैसे ही ग्रह पर लाइफ हमसे थोड़ी ही और पुरानी हुई, तो मान लो वो बस ज्यादा नहीं, बस 300 मिलियन साल ही पुरानी हुई, तो पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन सालों में पानी से पहला जीव निकलकर हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया। हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां पहुंच गया। हम 300 मिलियन सालों बाद कहां पर होंगे, जस्ट इमेजिन। और जहां हम होंगे, क्यों यह नहीं हो सकता कि कोई और जीव इस अनगिनत और असीमित संभावना से भरे ब्रह्मांड में ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है। वो हमसे 300 मिलियन साल,
तो क्या शायद 3 बिलियन साल भी एडवांस हो सकता है? हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो जीव कैसा होगा। हमारी बुद्धि और उनकी बुद्धि में एक मकड़ी और इंसान की बुद्धि में जितना अंतर होता है ना, सभी साइंटिस्ट इस सवाल के जवाब खोजने में लग गए और इस फेमस प्रश्न को फिर कहा जाने लगा द फर्मी पैराडॉक्स। अब फर्मी पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट के जन्म के बाद ही मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी दो भागों में बंट गई। एक तरफ ऐसे साइंटिस्टों का एक गुट बन गया जो ये सोचने लगा कि क्या फर्मी की ये सोच जायज भी है, क्या वो वाकई में सही भी है कि एलियंस की मौजूदगी के सबूत हमें मिल ही नहीं रहे। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने तो साला ठीक से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब इस सोच को रखने वाले साइंटिस्टों के गुट को हम सोच नंबर 1 कहेंगे, जो कोशिश करके इंटेलिजेंट एलियंस की सबूत को ढूंढना चाहते थे किसी भी हालत में। अब ग्रुप नंबर 2, दूसरे गुट में वो साइंटिस्ट थे जो ये मान चुके थे कि हमें इंटेलिजेंट एलियंस के सबूत ना अब तक मिले हैं और ना ही आगे कभी भविष्य में मिलने भी वाले, और वो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे कि क्या मजबूरी हो सकती है इन एलियंस की। अब इस सोच को रखने वाले साइंटिस्ट के ग्रुप को हम सोच नंबर 2 कहेंगे। अब वीडियो को जरा पॉज करना। आपकी सोच कौन से ग्रुप के साइंटिस्ट के साथ मैच करती है, नीचे कमेंट्स में लिखना, क्योंकि वीडियो में आगे आपकी सोच का आगे चल के क्या भविष्य रहा ये आपको पता चलेगा। सो कमेंट डाउन बिलो, आप किस सोच से एग्री करते हो। पहले समझ लेते हैं कि सोच नंबर 1 के साइंटिस्ट का क्या भविष्य रहा, उन्होंने क्या गुल खिला है। सोच नंबर 1 वाले साइंटिस्ट फर्मी के बयानों से कन्विंस नहीं थे। उन्हें ऐसा था कि एलियंस का सबूत हमें मिल सकता है अगर हम और जान लगाकर ढूंढने की कोशिश करें तो और सीलिए। ये साइंटिस्ट अब इस एलियंस के इशू को और सीरियसली लेने लगे। उसी गुट में एक लीडिंग नाम थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक, जिन्होंने इतिहास में पहली बार बड़े लेवल का एक एलियन सर्च ऑपरेशन इनिशिएट किया। 1950 के दशक की यह बात है। उस समय में यूएस का ग्रीन बैंक टेलीस्कोप दुनिया का पहला रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप था। फ्रैंक ड्रेक ने इसी टेलीस्कोप को पहली बार यूज किया ब्रह्मांड से आते हुए अनयूजुअल रेडियो वेव्स को सुनने के लिए, ताकि अगर कोई एलियन लाइफ हमसे कुछ कहना चाह रही हो तो उनकी पुकार को सुना जा सकता है। अब यहां पर स्पेसिफिकली रेडियो वेव्स को ही क्यों चुना गया एलियंस की आवाज सुनने के लिए? क्योंकि वो आसानी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और अर्थ की एटमॉस्फेयर को भी बाईपास करके हम तक पहुंच सकते हैं, जो आज के तारीख में एटलीस्ट 1000 सितारों तक पहुंच भी चुके हैं। हमारे मौजूदगी के सिग्नल्स अब तक स्टार्स जिसकी वीगा, ऑल्डेबेरान, बर्नार्ड स्टार, सिरियस, प्रोक्सिमा सेंटोरी एटसेट्रा तक पहुंच भी चुके हैं। और अगर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ उनके अराउंड किसी प्लैनेट में मौजूद है तो उन तक हमारे मौजूदगी का मैसेज ऑलरेडी पहुंच भी चुका होगा, और इसलिए रेडियो टेलीस्कोप्स को चुना गया। पर फ्रैंक ड्रेक क्योंकि अकेले थे इसलिए प्रोग्रेस काफी स्लो हो रहा था। हमें जरूरत थी और काबिल ब्रेन्स की एकजुट होकर एक ही दिशा में काम करने की, ताकि तेजी से प्रोग्रेस हो सके। और इसलिए फिर फ्रैंक ड्रेक के इनिशिएटिव से उस समय के टॉप साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई गई जिसका नाम था द ग्रीन बैंक मीटिंग, जिसमें उस वक्त के कई आइकॉनिक नाम शामिल थे, जैसे कार्ल सेगन, नोबेल लॉरेट, मेल्विन कार्लविन, एम IT के फिलिप मॉरिसन, जो कि 1944 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे। और इसी मीटिंग में जन्म हुआ एक ऐसे इनिशिएटिव का जो कि दुनिया भर के सभी एलियन मिशंस की रीढ़ की हड्डी बनेगी। अंतरिक्ष में हम पृथ्वीवासियों का कान बनेगी। उस इनिशिएटिव का नाम था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी, जो ग्लोबली एक सीरियस साइंटिफिक एफर्ट था इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की तलाश में। उसके बाद से इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए कई सारे मिशंस लॉन्च किए गए एसएटी द्वारा, कुछ इंडिपेंडेंटली प्राइवेट इन्वेस्टर्स के फंडिंग के साथ, कुछ एसएटी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और रेडियो टेलीस्कोप्स के कोलैबोरेशन में, और कुछ नासा के साथ। सो अब एसएटी के मिशंस ने क्या एफर्ट्स लिए और कितनी तरक्की की? क्या हम एलियंस को फाइनली सुन भी पाए क्या? वेल,
1977 में एसेटी के ही एफर्ट से हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस मैसेज सुनने को मिला, जो इतिहास में एक ही बार सुनने मिला था, जैसे शायद से कोई इंटेलिजेंट एलियन हम तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और वो किसी भी और सिग्नल से काफी विचित्र था। इस सिग्नल को उस समय नाम दिया गया। अब मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखा है, जो आप बाद में देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ऐसे ही एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फीनिक्स करके, जो 1995 से 2004 तक चला, जिसमें हमारे नजदीक के 800 सितारों पर घात लगाया गया और उनसे रेडियो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। बट हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। 2014 में अब तक का सबसे बड़ा एलियन सर्च हंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। SCTE द्वारा इसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, जो कि प्राइवेटली फंडेड है, लगभग 1000 करोड़ की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को है। 10 सालों तक ये भी प्रोजेक्ट चला और अभी बस खत्म ही होने वाला है। अब तक हमें क्या रिजल्ट्स मिले, इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया गया, इसके पीछे साइंस और टेक क्या था, इसे भी मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। अब गोल्डन रिकॉर्ड में एग्जैक्टली वो कौन से 108 इमेजेस थे और क्यों उन्हें चुना गया था, ये भी प्रोजेक्ट चला था। अब इसके अलावा सेटी ने अब तक कई बार कर लिए हैं, नासा के केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ कोलैबोरेशंस, नासा के मार्स और मून मिशंस के साथ कोलैबोरेशंस। बट ऑल इन ऑल, सोर्स नंबर 1 के साइंटिस्ट को अब तक एलियन सिग्नल्स के ठोस सबूत की अगर बात करें तो उन्हें ऐसे पक्के प्रमाण अब तक नहीं मिले, बट कोशिश अभी भी जा रही है। अब कहानी में जरा फोकस करते हैं दूसरे साइंटिस्ट के गुट पर। सोर्स नंबर 2 वाले साइंटिस्ट जो ये मान चुके थे कि एलियन की मौजूदगी के प्रूफ्स ना हमें कभी मिले हैं और ना ही भविष्य में हमें कभी मिलेंगे। सो इन्होंने क्या गुल खिला है? वेल, जैसे आप जानते हो, साइंस में कोई भी आर्गुमेंट आगे देने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ ठोस लॉजिक, सबूत या जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सो इस गुट के पास क्या लॉजिक और आर्गुमेंट्स थे अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए? वेल, बहुत सारे और बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही माइंड ब्लोइंग। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन हो सकते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ हम इंसानों से संपर्क नहीं बनाना चाहती, या फिर हमसे संपर्क बना ही नहीं पा रही। उनकी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? 1973 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश होता है हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन बॉल द्वारा, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव आर्गुमेंट सामने रखते हैं। जॉन बॉल ये कहते हैं कि एक परफेक्ट जू यानी कि चिड़ियाघर वो होता है जहां पर अंदर बसे जानवरों को उनके मालिक का कोई आइडिया नहीं होता। अब ये जू चाहे छोटा हो या फिर एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेशनल पार्क या सैंक्चुरी जितना बड़ा हो, बट उसके अंदर जो भी जीव है उसे वो जीव अपनी ही दुनिया समझते हैं और बाहर की दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। और उस जू को बनाने के पीछे बनाने वालों का कुछ मकसद होता है, जानवरों के नेचुरल बिहेवियर और उनके इवोल्यूशन को स्टडी करना। क्या ऐसा ही कुछ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियंस हमारे साथ तो नहीं कर रहे? इसी आइडिया को नाम दिया गया द जू हाइपोथेसिस, जिसे जॉन बॉल ने आगे जाकर और मॉडिफाई किया और इसे सिर्फ जू तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि दावा किया कि हमारी पृथ्वी शायद और कुछ नहीं बल्कि एक लैबोरेटरी है और हम लैब के चूहे की तरह हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इवॉल्व कैसे होती है, वो एक्सपेरिमेंट और क्या इंटेलिजेंट लाइफ के इस एवोल्यूशन को किसी तरह सही समय आने पर मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या इन्हें एक्सेलरेट किया जा सकता है ताकि आगे चलकर इनके साथ कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कर सके? जू हाइपोथेसिस के इस वेरिएशन का नाम पड़ा द लैबोरेटरी हाइपोथेसिस। अगर आगे चलकर भी देखोगे ना, तो कई धर्मों के किताबों में जैसे कि भगवत गीता, बाइबल और कुरान, इन सभी में भी इसी ओर इशारा किया गया है कि हमसे कोई और पावरफुल बीइंग, जिन्हें हम भगवान, गॉड या अल्लाह कहते हैं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हमें टेस्ट करने के लिए, और सबका हिसाब अंत में होने वाला है।
कहीं जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही एडवांस्ड एलियंस तो नहीं है जो हमारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं पर हमसे इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हैं? अब सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी एक ऐसा ही आइडिया है जो यह दावा करता है कि ब्रह्मांड और सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। जैसे एक गेम में क्रिएटेड आर्टिफिशियल दुनिया होती है ना, और इस सिमुलेशन को किसी एडवांस्ड हाइपर कंप्यूटर में हमसे कोई एडवांस्ड जीव चला रहा है, या तो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए। अब सिमुलेशन हाइपोथेसिस के भी बहुत सारे माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज और कनेक्शंस हैं, जिसे भी मैंने पास्ट में अपने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, जिसे आप आई बटन दबा के बाद में देख सकते हो। बट या इनमें से कोई आइडिया वास्तव में सच हो सकता है भगवान के होने का, या फिर जस्ट एडवांस्ड एलियंस के होने का। बट क्योंकि हमारे पास इनके जस्टिफिकेशन में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें अब तक हाइपोथेसिस ही कहा गया है, थ्योरी नहीं। हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर है, आप सिंपल शब्दों में यहां पर देख सकते हैं। साइंस के लैंग्वेज में थ्योरी एक बहुत बड़ा शब्द होता है। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीइंग अ फैक्ट, क्योंकि उसका एक प्रॉपर एविडेंसेस और एक्सप्लेनेशंस का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क हमारे पास होता है, जो प्रिडिक्शंस करने के भी काबिल होता है। जैसे इवोल्यूशन थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, एटसेट्रा। बट हाइपोथेसिस एक लॉजिकल एजुकेटेड आइडिया जरूर होता है, जिस पर मगर और काम करना बाकी है। अब तक जू हाइपोथेसिस और लैबोरेटरी हाइपोथेसिस के केस में हमारे पास क्या सबूत है कि कोई आधुनिक सभ्यता हम पर नजरें गड़ाई हुई है? वेल, अगर कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता है जो ब्रह्मांड में राज करती है, तो हमें उनके कुछ एलियन मेड स्ट्रक्चर्स या टेक्नोलॉजी के सबूत दिखने चाहिए, जैसे डायसन स्फीयर्स, स्कार्डव थ्रस्टर्स, या कुछ और दिखने चाहिए, या इवन कुछ टेक्नो सिग्नेचर्स हो गए, जैसे उनके कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस वगैरह। बट ऐसा कुछ भी हमें अब तक नहीं दिखा है। अब डेफिनेटली अगर वो सिविलाइजेशन हमसे लेट्स से 100 मिलियन साल भी आगे है और वो अपने आप को छुपाए रखना चाहती है, तो डेफिनेटली अपने मौजूदगी को हम जैसे पिद्दी जीवों से छुपाना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। और यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यार, अगर लाइफ जिसे हम ब्रह्मांड भर में डेस्परेटली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर वो लाइफ ही बाय नेचर एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेती है, तो मतलब लाइफ के जन्म ले पाने की ही प्रोसेस से लेकर उसके इंटेलिजेंट बनने और अंत में उसके ब्रह्मांड पर राज कर पाने वाले सभ्यता बनने तक इतने फिल्टर्स आते हैं कि किसी भी प्रकार के लाइफ के लिए उन्हें पार कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे डायनासोर्स, उनका बड़ा साइज डेफिनेटली उनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ा एडवांटेज था। बट यही बड़ा एडवांटेज उनके मौत का बड़ा कारण भी बना, क्योंकि जब चिकसुलभ एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो उसके इम्पैक्ट और आफ्टर इफेक्ट से वही जीव सबसे पहले मारे गए जो साइज में बड़े थे। तो उस एस्टेरॉयड स्ट्राइक ने एक फिल्टर की तरह काम किया, जिसने एक ही झटके में सभी ओवरसाइज जानवरों को धरती पर से वाइप आउट कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। अब जरा थोड़ा सोचना, हम इंसानों की वो कौन सी विशेषता है जिसने अब तक हमें सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा मदद किया है? हमारा दिमाग, हमारी इंटेलिजेंस। सो व्हाट इफ हम जैसे इंटेलिजेंट स्पीसीज का यही इंटेलिजेंस का एट्रीब्यूट ये हमारे मौत का कारण बन जाता है? अच्छा, ये बात पर फिर से गौर करना। जैसे कि हमने कहा कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। अर्थ की शुरुआत हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। वो उचित परिस्थितियों का होना कि अर्थ जैसा एक ग्रह जन्म ले सके, ये तो बस फिल्टर नंबर है। ये बताता था अब अगर अर्थ नहीं बनता या वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता, जिस वजह से उस पर वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाती, तो कभी भी लाइफ शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स अर्थ की तरह बन ही नहीं पाते और शुरुआत में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक साथ जुड़कर बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना, जिसे एबायोजेनेसिस कहते हैं, भी एक ग्रेट फिल्टर है। फिल्टर नंबर 2, फिर लाइफ का यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बनना। यह फिल्टर नंबर 3 है, लाइफ का समुद्र से बाहर धरती पर सर्वाइव कर पाने के लिए इवॉल्व हो पाना। यह फिल्टर नंबर 4 है, लाइफ का इंटेलिजेंस इवॉल्व करना।
फिल्टर नंबर 5। अब ये तो मैंने बस कुछ गिने चुने फिल्टर्स सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, बट ऐसे हजारों फिल्टर्स हो सकते हैं जिनके थ्रू सभी लाइफ फॉर्म्स को गुजरना पड़ता है, सिर्फ इंटेलिजेंट बनने तक। और फिर आगे भी कई और हजारों फिल्टर्स आना बाकी है, जो इस चीज को डिसाइड करेंगे कि वो इंटेलिजेंट लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तरक्की करके ब्रह्मांड भर में फैल पाती है या खुद ही अपने मौत का कारण बन जाती है। इंटेलिजेंट लाइफ खुद को ही चाहते हुए या ना चाहते हुए भी खत्म करने में कितनी सक्षम है, इसकी एक झलक तो हमें वर्ल्ड वॉर्स नहीं दिखा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 ने करीब 1 करोड़ जानें ली थी, जिस समय में टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस्ड नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने फिर, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस्ड हो चुकी थी, उससे 6 से 8 गुना और ज्यादा जाने ली और तबाही मचाई। जस्ट थिंक अबाउट इट, 6 से 8 करोड़ जाने चली गई, जो उस वक्त में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% था। क्या वर्ल्ड वॉर 3 अगर आगे होता है, वो और आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते इससे भी खतरनाक मौत का मंजर नहीं फैलाएगा? आज हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे 2000 से 3500 गुना ज्यादा पावरफुल है। केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, जो ग्लोबल पैंडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स का खतरा है, ये कहीं इंसानियत का फुल फैक्ट्री रीसेट ना कर दे। सो क्या यही वो बीमारी है जो हर इंटेलिजेंट लाइफ अपने साथ लेकर जन्म लेती है? खुद के ही आधुनिकता से खुद की ही सभ्यता के अंत का कारण बनना। और ये तो फिर भी हमने सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात की है। फिर प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया है, शायद वो ही एक समय बाद इंटेलिजेंट लाइफ के मौत का कारण भी बनती है। आज आधुनिकता के चलते पृथ्वी का तापमान हर 10 सालों में 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ते चला जा रहा है। हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स की बर्फ मेल्ट हो रही है, कहीं टापू डूब रहे हैं और इवन कहीं शहर जैसे जकार्ता, बैंकॉक, टोक्यो में भी ये देखने को मिल रहे हैं। मौसम में फ्लक्चुएशंस पड़ रहे हैं, जिस वजह से कहीं पे बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहे हैं। क्या प्रकृति का क्रोध ही इंटेलिजेंट लाइफ के लिए एक बड़ा ग्रेट फिल्टर हो सकता है? फिर भूकंप, सुनामीज और वोल्केनो बर्स्ट का खतरा, एस्टेरॉयड स्ट्राइक या गामा रे बर्स्ट का खतरा। बस एक गामा रे बर्स्ट पृथ्वी पर अगर गलती से भी पड़ गया ना, तो पृथ्वी पूरी तरीके से राख हो जाएगी। क्या ये सब आगे आने वाले हजारों ग्रेट फिल्टर्स में से कुछ ग्रेट फिल्टर्स हैं, जिनका सामना एक इंटेलिजेंट सभ्यता को करना ही पड़ता है? और शायद वो इन सभी फिल्टर्स में से हर बार किसी न किसी फिल्टर में फिल्टर आउट हो ही जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और अगर ये सच है, तो क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारी सभ्यता के भी आगे खड़ा है, जो हम इंसानों के एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने के अरमानों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा? वेल, ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आप कौन से ग्रुप के साइंटिस्ट की सोच से सहमत हो? सोच 1 या सोच नंबर 2? देखो, सच्चाई ना दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब तक तो फर्मी पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशंस में से, उसके सॉल्यूशंस में से हमने सिर्फ 3 या 4 ही डिस्कस किए। ऐसे हजारों एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिस पे हजारों किस्म की सोच और बिलीफ्स रखने वाले साइंटिस्ट कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और तब जाकर इनमें से किसी एक साइंटिस्ट की सोच अंत में सही प्रूव हो जाती है और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।